हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी शानदार चल रही है। चलिए शुरू करते हैं पेपर 20। पहला प्रश्न, निम्न में से किस पर्वत श्रेणी का निर्माण हर्षियन काल में हुआ था? इंडीज, रॉकीज, अरावली या यूराल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा जो यूराल पर्वत है उसका निर्माण हर्षियन काल में हुआ था। किस काल में? हर्षियन काल में हुआ था। तो ये हमारे सामने वर्ल्ड का मैप आ चुका है। और जो यूराल पर्वतमाला है वो रशिया को जो यूरोप महाद्वीप है उसे एशिया महाद्वीप से अलग करती है और ये रशिया में स्थित है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? जो दक्षिणी चीन सागर है वो किस महासागर का सीमांत सागर है, यानी उसके किनारे पे सागर है। कौन सा है? उत्तरी प्रशांत का है, दक्षिणी प्रशांत का है, हिंद महासागर का या अटलांटिक महासागर का है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जो दक्षिणी चीन सागर है वो उत्तरी प्रशांत का ही भाग है। किसका भाग है? उत्तरी प्रशांत का भाग है। इसको देख लेते हैं एक बार मैप में। जो साउथ चाइना सी है, जिसे इंग्लिश में दक्षिणी, हिंदी में दक्षिण चीन सागर कहते हैं, तो ये हमारे सामने मैप आ गया। तो ये देखो चाइना के जस्ट नीचे जो वियतनाम है ना, जो तीन की आकृति का है, वियतनाम देश की आकृति कैसी बनती है? जो तीन होता है ना, तीन का अंक वैसे बनती है उसके। और चाइना के जस्ट नीचे जो ये सागर दिख रहा है ये कौन सा है? ये साउथ चाइना सी है। इस तरफ फिलीपाइंस हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार किस सागर का सीमांत सागर है दक्षिण चीन सागर? तो वो उत्तरी प्रशांत का हो जाएगा। किसका? उत्तरी प्रशांत का हो जाएगा। और साउथ चाइना सी से जो सीमा बनाते हैं, एक तो चाइना बनाता है, इसके बाद में आपका जो ये वियतनाम बनाता है, फिलीपाइंस बनाता है। ये जो हमारे उत्तर पूर्व के देश हैं वो सारे देश इसकी सीमा बनाते हैं ज़्यादातर। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सी गर्म हवा नहीं है? यानी इनमें से कौन सी है वो गर्म हवा नहीं है? सिराको, जोंडा, खमसीन या बोरा? यानी बाकी तीन तो गर्म हवाएं हैं लेकिन एक है जो गर्म हवा नहीं है। कौन सी है? सिराको है, जोंडा है, खमसीन है या बोरा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। जो बोरा है ना वो गर्म नहीं है, ये ठंडी हवा है ना। और ये कहाँ चलती है? तो ये बोरा है वो एड्रियाटिक सागर में चलती है। कहाँ पे? एड्रियाटिक सागर और इटली में। तो इसको एक बार देख लेते हैं, एड्रियाटिक सागर को मैप में देख लेते हैं और इटली को देख लेते हैं। तो हमारे सामने ये इटली का मैप आ गया है, या यूं कहें जो मेडिटेरियन सी है, जो भूमध्य सागर है उसका मैप आ गया है। और एड्रियाटिक सागर है ना वो भूमध्य सागर का एक भाग है। ये वाला जो इटली, ये आपके सामने इटली देश है। और इटली के जस्ट नीचे ये जो हिस्सा है ना, ये है सिसिली द्वीप, ये इटली का ही भाग है ना। और इसके इटली के जो पूर्वी साइड में ये वाला सागर है ना, ये कौन सा है? ये है एड्रियाटिक सागर। कौन सा है? एड्रियाटिक सागर, ठीक है। इस प्रकार हमने एड्रियाटिक सागर को मैप पे देख लिया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पेरिस समझौते के अनुसार वैश्विक तापमान वृद्धि को इस शताब्दी में कितने डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक रोकने में सहमति हुई है? यानी जो पेरिस समझौता हुआ था उसमें जो वैश्विक तापमान है शताब्दी का, पूरे 100 सालों का, उसको कितने डिग्री वृद्धि तक ही रोकने पे सहमति हुई है? अगर सामान्य स्थितियां रही, कुछ प्रयास नहीं किए गए, तो ये तापमान बहुत ज़्यादा वृद्धि कर सकता है। लेकिन इसके एक टारगेट सेट किया गया है कि आपको इस प्रकार से प्रयास करने हैं जो तापमान बढ़ेगा वो इस लिमिट में ही बढ़े। तो लिमिट क्या बताइए? 3 डिग्री, 4 डिग्री, 2.5 डिग्री या 1.5 डिग्री? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी 1.5 डिग्री तापमान पे रोकने का टारगेट रखा है। किसमें? पेरिस समझौते के तहत। अच्छा, पेरिस समझौता तो कब हुआ था? पेरिस समझौता तो पेरिस समझौता हुआ था 2015 में। और तारीख क्या थी? जो पेरिस सम्मेलन चलाना था ना, कब चला था? 30 नवंबर से 12 दिसंबर 15 तक, ठीक है। और 12 दिसंबर को जब ये समापन का दिन था तब पेरिस समझौते पे हस्ताक्षर हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितने डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि तक रोकने को सहमति हुई है? तो ये 1.5 डिग्री होगा, 1.5 डिग्री होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में सबसे टॉप पे देश कौन सा है? यानी वो कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहा है, जो पर्यावरण के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है और जो तापमान है उसमें वृद्धि करने में सहायक है? तो कौन सा है? रूस, अमेरिका, चीन या भारत? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जो अमेरिका है ना वो प्रति व्यक्ति के हिसाब से सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस उत्सर्जन करता है। कौन सा देश? यूएसए। तो देख लेते हैं प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो देखो यूनाइटेड स्टेट्स है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, सबसे टॉप पे है। उसके बाद में रशिया, उसके बाद में जापान, फिर चाइना, फिर यूरोपियन यूनियन, फिर बाकी वर्ल्ड का एवरेज है। वर्ल्ड कितना करता है?
वर्ल्ड 6 के एवरेज पे करता है, वहीं अमेरिका 19 के स्तर पर, यानी वर्ल्ड के ओवरऑल एवरेज का 3 गुना से भी ज्यादा अमेरिका ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। वहीं अगर भारत की बात करें तो इन बड़े बड़े ग्रीन हाउस उत्सर्जक देशों में भारत का मामूली सा प्रति व्यक्ति के हिसाब से मामूली सा योगदान है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि भारत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन करने के मामले में प्रति व्यक्ति के हिसाब से इतना ज्यादा प्रभाव नहीं कर रहा है, यानी ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाकी जो बड़े देश है, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, ये भारत को लेके रोते रहते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ज्यादा कर रहे हैं, है ना। लेकिन उनको तो तकलीफ होनी है, हमारे विकास को देख के इन देशों को तकलीफ होनी स्वाभाविक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विक्टोरिया झील किन देशों के मध्य है? जो विक्टोरिया झील है ना, वो कौन कौन से देशों के मध्य फैली हुई है? तंजानिया, कीनिया, युगांडा या इन सभी? तो इसका आंसर होगा विक्टोरिया झील है ना, वो तंजानिया, कीनिया और युगांडा, इन तीनों देशों के मध्य फैली हुई है। एक बार देख लेते हैं विक्टोरिया झील को, एक बार देख लेते हैं। तो हमारे सामने विक्टोरिया झील का मैप आ गया है, ठीक है ना। ये कौन सी झील है? ये विक्टोरिया झील है। और इस झील से कौन सी नदी निकलती है? जो व्हाइट नील है ना, वो विक्टोरिया झील से निकलती है, मान के चलो आप। तो किन देशों के मध्य है? तो एक तो देश हो गया युगांडा, ये देख रहे हो ना आप, ये कौन सा देश है? ये युगांडा है। कौन सा है? ये युगांडा से सीमा बनाती है। उसके बाद एक केन्या, ये वाला देश कौन सा है? ये केन्या देश है, ठीक है। और इधर वाला ये जो देश है, ये कौन सा है? ये तंजानिया है ना। तो जो विक्टोरिया झील है वो युगांडा, केन्या और तंजानिया, इन तीनों देशों के मध्य में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस वर्ष सिक्किम को पूर्ण जैविक राज्य का दर्जा दिया गया था? हमें पता है कि सिक्किम को भारत का पहला राज्य है जिसे पूर्ण जैविक राज्य का दर्जा दिया गया था। वहीं राजस्थान के अगर जिले की बात करें तो कौन सा है? वो डूंगरपुर है। लेकिन ये हमसे पूछ रहा है कि किस साल सिक्किम को पूर्ण जैविक राज्य का दर्जा दिया गया? 2015, 16, 17 या 18? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2017। यानी 2017 में सिक्किम को पूर्ण जैविक राज्य का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 2016 में। कब दिया गया था? 2016 में। एक बार देख लेना इसको, 2016 में पूर्ण जैविक राज्य का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 2016 में दिया गया था। और सिक्किम ने जो जैविक खेती करनी कब शुरू कर दी थी? तो सिक्किम ने जैविक खेती करनी 2003 में ही शुरू कर दी, और फिर 2016 के आते आते इसने पूर्ण जैविक राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया। और जैविक खेती कब शुरू कर दी थी? तो 2003 में ही जैविक खेती शुरू कर दी। और सिक्किम में भारत का वो राज्य है जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया नेपाल से, दूसरा भूटान से, और तीसरा चाइना से। यानी इन 3 देशों से सीमा बनाने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो वो सिक्किम राज्य है ना, और भारत का पहला जैविक राज्य है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये नदियां किस नदी की सहायक नदी है? कौन कौन सी नदी है? रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये नदियां किस नदी की सहायक नदी है? तो ये गंगा, यमुना, कावेरी और कृष्णा। तो इसका आंसर क्या होगा? ये है अपनी जो गंगा नदी है ना, उसकी सहायक नदियां हैं, है ना। कौन सी? रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। गंगा नदी के सहायक नदियों को आपको स्पेशली रट लेना है ना, इसके प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति थी। भारत स्वतंत्र होने के बाद पहली वन नीति कब घोषित की गई? 1952 में, 56 में, 60 में या 64 में? तो इसका आंसर क्या होगा? स्वतंत्र भारत की जो पहली वन नीति घोषित की गई थी वो 1952 में घोषित की गई। कब की गई? 1952 में स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति घोषित की गई थी, ठीक है ना। और इस वन नीति को 1988 में संशोधित किया गया। और वन नीति के अनुसार कितने क्षेत्र पे वन होने चाहिए टोटल एरिया के? तो 1/3 क्षेत्र पे, यानी 33% भाग पे वन होने चाहिए, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं? यानी भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं? 5 है, 7 है, 9 है, 11 है? कितने राज्य हैं? तो भारत के कितने राज्य? 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। कितने राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं? तो ऑप्शन सी, यानी 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से वो 9 राज्य हैं। वो 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। तो यहाँ से देखो गुजरात से स्टार्ट होता है ना। गुजरात समुद्री सीमा बनाता है। उसके बाद में यहाँ पे देखो ये दादरा नगर हवेली है जो यूनियन टेरिटरी है, उसको छोड़ देते हैं। एक बार राज्य देख लेते हैं। फिर महाराष्ट्र बनाता है,
महाराष्ट्र के बाद में यहाँ पे गोवा बनाता है, गोवा के बाद वो कर्नाटका बनाता है, फिर केरल बनाता है, फिर तमिलनाडु बनाता है, फिर आंध्र प्रदेश बनाता है, फिर ओडिशा बनाता है, फिर पश्चिम बंगाल बनाता है। इस प्रकार कितने राज्य हो गए? पश्चिम बंगाल 1 हो गया, ओडिशा 2 हो गया, आंध्रा 3 हो गया, तमिलनाडु 4 हो गया, फिर केरल 5 हो गया, फिर कर्नाटक 6 हो गया, गोवा 7 हो गया, महाराष्ट्र 8 हो गया, और जो गुजरात है वो 9 राज्य हो गए। इस प्रकार कितने राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं? तो 9 राज्य हैं जो समुद्र के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। कितने राज्य? 9 राज्य। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी है? यानी कौन सी 2 पर्वत श्रेणियां हैं जिनके मध्य कश्मीर घाटी है? लद्दाख और जंस्कार, वृहत हिमालय और जंस्कर, वृहत हिमालय और पीर पंजाल, या काराकोरम और लद्दाख। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी वृहत हिमालय और जंस्कार के मध्य कश्मीर घाटी है। इसके मध्य जो जंस्कार पर्वत श्रेणी है ना, जंस्कार या जांस्कर कह सकते हैं, और वृहत हिमालय के बीच में है ना, जांस्कर और वृहत हिमालय के बीच में क्या है? कश्मीर घाटी है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1, 2, 3 समझौते का संबंध है भारत और किस देश के मध्य? 123 समझौता हुआ था, वो किन किन देशों के मध्य हुआ था? एक पार्टी तो भारत थी उसमें, दूसरी पार्टी कौन सी थी? यूएसए, जापान, चाइना या ब्राजील। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जो यूएसए है ना, उसके साथ भारत का 1, 2, 3 समझौता हुआ था, है ना। कब हुआ था? तो ये 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में हुआ था। अगर तारीख भी याद करनी है तो 18 जुलाई 2005। 18 जुलाई 2005 कब हुआ था? 18 जुलाई 2005 को, स्पेशली 2005 को याद रखना है। तो हमें पता है 2005 में किसकी सरकार थी? तो यूपीए की सरकार थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारे जो सरदार जी है मनमोहन सिंह जी, वो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, और यूएसए के प्रधानमंत्री जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। कौन थे? जॉर्ज डब्ल्यू बुश। और इनके मध्य कौन सा समझौता हुआ था? तो 1, 2, 3 या 123 समझौता हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुमन केवेरी, परमेश्वरन अय्यर, अरविंद पनगड़िया या नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल नरेंद्र मोदी है ना, नीति आयोग के अध्यक्ष है। यानी जो प्रधानमंत्री होते हैं वो पदेन नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब है, तो वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। बाकी सुमन केवेरी है ना, नीति आयोग क्या है? उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है। और परमेश्वरन अय्यर क्या है नीति आयोग के? ये सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मोदी साहब है, वो नीति आयोग के अध्यक्ष है। और भारत के संविधान में महान्यायवादी का विचार किस देश से लिया गया है? यानी भारत के संविधान में जो महान्यायवादी का विचार लिया गया है वो कौन से देश से प्रेरित है? जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत के संविधान में महान्यायवादी का विचार ब्रिटेन से प्रभावित है। कहां से लिया है हमने ये कॉन्सेप्ट? ब्रिटेन से लिया है। तो देखो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, देख लेते हैं एक बार ब्रिटेन से क्या क्या लिया है। सबसे पहले एक बात तो महान्यायवादी तो याद रखना ही रखना है ना। उसके बाद में हमने संसदीय शासन प्रणाली भी ब्रिटेन से ली है, ठीक है। विधि का शासन भी हमने ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद एकल नागरिकता ली है, क्योंकि देखो यूएसए में ड्यूल सिटीजनशिप है लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता ब्रिटेन में भी है, तो ये कहां से लिया हमने? ब्रिटेन से लिए। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ये हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। परमाधिकार लेख हमने ब्रिटेन से लिया है। और संसदीय विशेषाधिकार हमने ब्रिटेन से लिया है। और द्विसदनवाद यानी हमारे देश में भी 2 सदन है ना, उच्च सदन और निम्न सदन, ये हमने कहां से लिया है? ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। इस प्रकार ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहां से लिया है? मुख्यतः ये ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और प्रश्न में क्या था? महान्यायवादी का विचार, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के संविधान के आर्टिकल 40 का संबंध है। भारत के संविधान का जो 40 नंबर का अनुच्छेद है उसका संबंध किससे है? सहकारी सोसाइटी से, निःशुल्क विधिक सहायता से, पंचायती राज से, पर्यावरण संरक्षण से। तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 40 का संबंध किससे है? बिल्कुल पंचायती राज से आर्टिकल 40 का संबंध है। किससे? पंचायती राज से। और जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था वो पंचायती राज और नगरीय निकाय से संबंधित था, ये आपको पता है ही। अगले प्रश्न में चलते हैं। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ? 1992, 93, 94 या 95। तो UNFCCC कब लागू हुआ? ये 1994 में लागू हुआ। कब? 1994 में UNFCCC लागू हुआ, ठीक है। और ये समझौता हुआ कब था? तो देखो समझौता हुआ था 1992 में। जो UNFCCC समझौता है वो 5 जून 1992 को हुआ था, ठीक है। और लागू कब से हुआ? 21 मार्च 1994 से, 21 मार्च 1994 से। और हमसे क्या पूछा है? कब से लागू हुआ? तो हम क्या बताएंगे? 94 वाला 21 मार्च 94 वाला। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। लेकिन समझौता हुआ कब था?
5 जून 1992 को। अच्छा, आपसे एक प्रश्न है कि जो 5 जून है ये किस लिए विशेष है? क्या इस दिन कोई विशेष कार्य हुआ था या इस दिन क्या कोई दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून की क्या स्पेशलिटी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत कितनी बार अस्थायी सदस्य रहा है? जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें भारत कितनी बार अस्थायी सदस्य रह चुका है? स्थायी सदस्य तो वहां पे 5 है ना, लेकिन 10 अस्थायी सदस्य भी चुने जाते हैं। भारत अब तक कितनी बार अस्थायी सदस्य बन चुका है वहां पे? 5 बार, 7 बार, 8 बार या 9 बार? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 बार। यानी भारत है ना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। यानी ये कह सकते हैं लगभग 16 साल ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य रह चुका है। और जो 8वीं बार बना था, कब बना? ये अभी लेटेस्ट 2021-22 में इसका कार्यकाल रहा। कब से कब? 2021-22 में सुरक्षा परिषद में भारत का कार्यकाल रहा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, किताब का नाम है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉन्च एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये पुस्तक किसने लिखी है? पेंदरल मून ने, एवी अलेक्जेंडर ने, या डगलस ने, एलन ग्लैडहिल ने? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एलन ग्लैडहिल ने लिखी है। किसने लिखी है? एलन ग्लैडहिल ने, ग्लैडहिल। ठीक है, अब किताब क्या है? लिखी तो एलन ग्लैडहिल ने है, एलन ग्लैडहिल। ठीक है, अब किताब का नाम क्या है? द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्या है? द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉन्च एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लॉन्च का और इसके कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट। और रिपब्लिक ऑफ इंडिया किताब किसकी है? ये हिल की है, ये याद रखो, ग्लेड हिल की है ना, और साथ में एलन भी लगाते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और इन्होंने और भी किताबें लिखी है। एक तो लिखी है पेंडरल मून, है ना, और एक डिवाइड एंड क्विट। ठीक है, डिवाइड एंड क्विट और पेंडरल मून नाम की किताबें इन्होंने लिखी है। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1935, 37, 39, 41। तो संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई हो भले ही, लेकिन संघीय न्यायालय की स्थापना जिस अधिनियम के तहत हुई थी वो 1935 का अधिनियम था। कौन सा था? 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई। ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? जो परमाणु अप्रसार संधि है उसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब स्वीकार किया था? 1998 में, 85 में, 68 में या 75 में? तो कब स्वीकार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1968 में। यानी परमाणु अप्रसार संधि को कब स्वीकार किया गया महासभा के द्वारा? तो 1968 में स्वीकार किया गया परमाणु अप्रसार संधि को। देखो, इसको हस्ताक्षरित कब किया गया था? यानी स्वीकार तो 1968 में कर लिया, लेकिन इसको लागू कब किया गया? तो 5 मार्च 1970 को, 5 मार्च 1970 को परमाणु अप्रसार संधि को लागू कर दिया गया। ठीक है, और हस्ताक्षर कब किए गए या स्वीकार कब किया गया? तो ये महासभा द्वारा 1968 में स्वीकार कर लिया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, किताब का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। किसने लिखी है? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, पंडित नेहरू ने, गांधी जी ने, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब ने? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। यानी तो अंबेडकर साहब है ना, कौन? अंबेडकर साहब, डॉक्टर अंबेडकर साहब, उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पुस्तक के लेखक है ना। तो बाबा साहब ने और भी कुछ किताबें लिखी है। कौन कौन सी है? एक तो पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। क्या नाम है किताब का? पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ द इंडिया। और एक किताब है द बुद्ध एंड धम्मा, बुद्ध एंड धम्मा किताब लिखी है। किसने? बाबा साहब अंबेडकर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, यानी रुपए की प्रॉब्लम, भारत का पार्टीशन और बुद्ध और उसका धम्म। ये किसने लिखी है? बाबा अंबेडकर ने लिखी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका में उच्च सदन का नाम था। यानी 1935 का अधिनियम आया और उसमें संघीय विधायिका को प्रस्तावित किया गया था और उसमें उच्च सदन को नाम क्या दिया गया? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, काउंसिल ऑफ स्टेट, फेडरल चैम्बर या नेशनल काउंसिल? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया। क्या कहा गया? काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया। ठीक है ना, है ना। राज्य परिषद हिंदी में कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? राज्य परिषद कह सकते हैं। और वर्तमान में जो ये राज्य परिषद है यही क्या बन गई? ये राज्यसभा बन गई, या कहे उच्च सदन बन गई। और इसमें अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 250 अधिकतम सदस्य इसमें हो सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संसद के विश्रांति काल में, यानी जब संसद चल नहीं रही है ना, उस समय राष्ट्रपति साहब अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है,
तो ये अध्यादेश जारी करना क्या है, उनका अधिकार है, उनका दायित्व है, उनकी शक्ति है, उनका कृत्य है। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति साहब द्वारा या राज्यपाल साहब द्वारा जो अध्यादेश ज्ञापित किया जाता है या जारी किया जाता है वो क्या होता है, वो उनका अधिकार होता है। क्या होता है, उनका अधिकार होता है, राइट्स होता है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अध्यादेश कौन से अनुच्छेद में दे रखा है, जो अध्यादेश है ना वो आर्टिकल कौन सा दे रखा है, तो 123 1 2 3 है ना। इस आर्टिकल में अध्यादेश को बताया गया है। कौन से आर्टिकल में, 1 2 3। इसके याद करना भी बहुत आसान है। 1 2 3 किससे संबंधित है, ये राष्ट्रपति साहब के द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित है। और 213 213 किससे संबंधित है, ये राज्यपाल साहब द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित है। शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे की पार्टी को नया चुनाव चिन्ह दिया गया है। किसको, शिवसेना का विवाद हो गया है ना। और शिवसेना जो पार्टी है वो दो भागों में बंट गई, एक तो उद्धव ठाकरे और एक एकनाथ शिंदे नाम के दल में। ठीक है, अब उनको अलग अलग चुनाव चिन्ह दिया गया है। तो जो उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है उनको कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है, मशाल, गदा, अंगूठी या बोतल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, उनको मिला है मशाल। कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है, मशाल नाम का जो चुनाव चिन्ह है ना वो उनको मिला है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, ये जो चुनाव चिन्ह आपके सामने आया है ये किसे मिला है, ये मिला उद्धव बाला साहेब ठाकरे है ना। जो मशाल का चुनाव चिन्ह है ये शिवसेना की जो उद्धव वाली शिवसेना ना उसे मिला है। ठीक है, अच्छा एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना उसे कौन सा मिला है, तो उसे बाला साहेब जी शिवसेना का नाम दिया गया, बाला साहेब जी शिवसेना नाम दिया गया है। और ये ढाल और तलवारें इस तरह से बनी हुई है ना, ये मिला है किसको, जो एकनाथ शिंदे वाली है इस। अच्छा ठीक है, अब शिवसेना ये टुकड़े होने से पहले जो शिवसेना के पास चुनाव चिन्ह था वो कौन सा था, तो वो था तीर और कमान। क्या था, तीर और कमान था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 101वां संविधान संशोधन संबंधित है। जो 101 नंबर का संविधान संशोधन है ना वो किससे संबंधित है, जीएसटी से या ओबीसी आयोग से या एनजेएसी से या आंग्ल भारतीय आरक्षण से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 101 रुपए वाला संविधान संशोधन किसे, 101 रुपए वाला नहीं, 101 नंबर वाला जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित था, तो वो जीएसटी से संबंधित था। किससे, जीएसटी से। जीएसटी माने गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित था। ठीक है, अब देखो हमारे सामने जो लेटेस्ट संविधान संशोधन हुए हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो ये 101वां संविधान संशोधन ही मान लो, तो ये किससे संबंधित है, जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, फिर 102वां संविधान संशोधन ओबीसी आयोग से संबंधित है। किससे, ओबीसी आयोग से। कौन सा, 102 102। फिर 103 किससे संबंधित है, जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिला है ना, ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण मिला है वो 103वां संविधान संशोधन उससे संबंधित है। और 104वां संविधान संशोधन किससे है, जो एससी एसटी का जो आरक्षण है इसे 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और साथ ही जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो आरक्षण था उसे खत्म कर दिया गया, वो 104वें संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, 101 रुपए की जुआरी किसको कर दी, तो जीएसटी से कर दी है ना। तो पैसे आएंगे तभी तो जुआरी कर पाएंगे ना। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन ए 101 हो गया। बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग देश के रूप में मान्यता किस वर्ष दी थी, यानी बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था है ना। इसको पाकिस्तान ने अलग देश के रूप में मान्यता दी, कब दी, 71 में, 75 में, 77 में, 79 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी पाकिस्तान ने इसे 1979 में जाके देश माना था। और भारत ने कब दी, तो 6 दिसंबर 1972 को। भारत ने 6 दिसंबर 1972 को ही बांग्लादेश को अलग राष्ट्र का दर्जा दे दिया था या मान लिया था। और पहला देश कौन सा था जिसने बांग्लादेश को अलग देश का दर्जा दिया, तो वो भूटान था। यानी भूटान है ना, उसने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बांग्लादेश को अलग देश मानना शुरू कर दिया गया था, वो पहला देश था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन से भारतीय राज्य की न तो तटरेखा है ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे सामने 4 राज्यों के नाम दे रखे हैं और हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य है जो न तो तटीय सीमा बनाता है, यानी न तो उसकी सीमा समुद्र से लगती है ना ही वो किसी देश के साथ सीमा बनाता है। तो पंजाब, तेलंगाना, असम या एचपी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना है ना, न तो किसी देश के साथ सीमा बनाता है न ही किसी तटरेखा के साथ इसका संबंध है। तो देख लेते हैं एक बार हमारे सामने कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहले हमारे सामने है पंजाब। और पंजाब देखो ये कहाँ पे, पंजाब, ये पंजाब रहा। तो पंजाब तो देखो पाकिस्तान से सीमा बना रहा है, तो इसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आया असम। असम कहाँ पे, ये वाला असम हो गया, त्रिशूल की तरह बना हुआ है
है ना। और ये देखो बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब असम भी नहीं हो सकता। फिर आ गया हिमाचल प्रदेश, तो ये कहाँ पे हिमाचल, तो ये हो गया अपना प्यारा HP, है ना। और ये देखो चाइना के साथ सीमा बना रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब HP भी नहीं हो सकता। फिर बचा तेलंगाना, तेलंगाना कहाँ पे है, तो ये वहाँ यहाँ रहा अपना तेलंगाना। तेलंगाना देखो किसी देश के साथ सीमा नहीं बना रहा और तटीय सीमा भी नहीं बना रहा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो गया। तेलंगाना की सीमा किस किस राज्य से लगती है, तो देखो महाराष्ट्र से लग रही है नंबर 1, उसके बाद कर्नाटका से लग रही है 2, फिर आंध्रा से लग रही है 3, उसके बाद में ओडिशा से नहीं लग रही है ना, फिर छत्तीसगढ़ से लग रही है 4। तो इस प्रकार तेलंगाना की सीमा 4 राज्यों के साथ लग रही है। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्न में से कौन सा महासागर संभवतः पेंथालासा का भाग था। तो हमने पढ़ा है कि पहले पृथ्वी पे दो, एक तो महासागर था पेंजिया और एक महासागर था पेंथालासा, है ना। और बाद में धीरे धीरे पृथ्वी के मतलब अलग अलग प्लेटें साइड होती गई, अलग अलग खिसकती गई प्लेटें और वर्तमान स्वरूप में पहुंच गई। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो कौन सा महासागर है जिसे पेंथालासा का भाग मान सकते हैं। बोले यार पहले पेंथालासा यही रहा होगा, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद या आर्कटिक। तो इसका आंसर क्या होगा, तो प्रशांत महासागर है ना, वही सबसे बड़ा महासागर है ना। तो इस प्रकार से ही मान सकते हैं कि यही संभवतः है कभी भूतकाल में पेंथालासा का भाग रहा होगा। कौन सा, प्रशांत। तो ये हमारे सामने जो प्रशांत महासागर का मैप आ गया, देखो कितना बड़ा है ना। तो ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस संविधान संशोधन में किया गया है। जो मौलिक कर्तव्य है उसका उल्लेख कौन से संविधान संशोधन में किया गया है, 50 में, 51 में, 52 में या 53 में। तो मौलिक कर्तव्य है उनका उल्लेख किसमें किया गया है, आर्टिकल 51 है ना, भाग 4 में, उसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। और मौलिक कर्तव्य भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, सबसे पहली बात तो, है ना। और देख लेते हैं मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो देखो हमारे सामने मौलिक कर्तव्य की लिस्ट आ गई, इसको पढ़ देता हूं मैं जल्दी जल्दी क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा जाया होने की संभावना है। तो संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, ठीक है, और उनका पालन करें। फिर है भारत की प्रभुता, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण बनाए रखें, ठीक है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ठीक है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है। उसके बाद में हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। उसके बाद है प्राकृतिक पर्यावरण के लिए, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव। एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है कि इनमें से कौन सी चीज समाहित नहीं है या कौन सी समाहित है। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं पॉइंट। वन, झील, नदी और वन्य जीव का वर्णन हमारे मौलिक कर्तव्य वाले भाग में किया गया है कि रक्षा करे और संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के लिए दया का भाव रखे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके, और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में जोड़ा गया था। ये 11वां मूल कर्तव्य था, है ना। इस प्रकार ये मूल कर्तव्य है, आपको इनको ध्यान भी रखना है और याद भी रखना है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में, यानी अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करना हो तो संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है, कौन से अनुच्छेद में, 24, 25, 23 से 29। तो इसका आंसर क्या होगा, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए के प्रावधान आर्टिकल 29 में दिए गए, इसमें आर्टिकल 29 में दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, जयपुर, जोधपुर, अलवर या बीकानेर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्या होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, जोधपुर में किया गया, ठीक है ना। जो नहीं, जयपुर में किया गया, सॉरी, धामी गलत, जयपुर में।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये जयपुर में ही किया गया है। कहाँ किया गया है? जयपुर में ही किया गया है। जयपुर में एक जगह है दहमी कल्ला। दहमी कल्ला कहाँ पड़ता है? बगरू में पड़ता है। और बगरू कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जयपुर में ही किया गया है। कहाँ पे? जयपुर में ही किया गया है। कहाँ पे किया गया है? जयपुर में भी। ये बी को गलत मान लेना। केसरी सिंह बराहट पनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? केसरी सिंह बराहट का पनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? शाहपुरा, बगरू, विजयनगर या बेगू? तो केसरी सिंह बराहट का पनोरमा है ना, वो कहाँ बनाया जाएगा? शाहपुरा में बनाया जाएगा। और शाहपुरा कहाँ पड़ता है? शाहपुरा पड़ता है अपने भीलवाड़ा जिले में। कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा जिले में। और केसरी सिंह बराहट जी का पनोरमा वहां पे बनाया जाएगा। डिजीफेस्ट जॉब फेयर, क्या नाम है? डिजीफेस्ट जॉब फेयर 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, जोधपुर, अलवर या बीकानेर? तो डिजीफेस्ट जॉब फेयर 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये जोधपुर में किया गया। कहाँ पे? जोधपुर में किया गया। और कब से कब किया गया? तो 11 से 12 नवंबर 2022 को किया गया। कब से कब? 11-12 नवंबर 2022। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023, क्या नाम है? राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, जोधपुर, अलवर या बीकानेर? तो राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये जोधपुर में किया गया। कहाँ पे? जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 23 का आयोजन किया गया। राज्य के युवा और खेल मामलों के मंत्री कौन है? राज्य के युवा और खेल मामलों के मंत्री कौन है? शांति धारीवाल, वैभव गहलोत, अशोक चांदना जी या गोविंद सिंह डोटासरा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जो अशोक चांदना साहब है ना, अशोक चांदना, ये राजस्थान के युवा और खेल मामलों के मंत्री है ना। एक बार आपको मंत्रियों की लिस्ट को देख जाना है माइंड में, यानी एग्जाम से जाने से पहले, एग्जाम से 2 दिन पहले आपको इनको एक बार पढ़ लेना है ना, ताकि कहीं ना कहीं स्ट्राइक रह जाएगा कि कौन सा मंत्री किस विभाग से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गरुड़ 6 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में, जोधपुर में, अलवर में या बीकानेर में? तो गरुड़ 6 जो एक्सरसाइज है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया? ये जोधपुर में किया गया। कहाँ पे? गरुड़ 6 एक्सरसाइज कहाँ पे की गई? जोधपुर में की गई। और ये है क्या? भारत और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज है। और ये कब से कब तक की गई? तो 26 अक्टूबर से लेके 12 नवंबर तक, काफी लंबी चली है। और कहाँ पे? जोधपुर में की गई। ठीक है। और किसके मध्य है? भारत और फ्रांस के मध्य। रुक्मणी सियाग किस जिले के जिला कलेक्टर हैं और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया है? तो हनुमानगढ़, जोधपुर, अलवर या बीकानेर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हनुमानगढ़। यानी ये हनुमानगढ़ जिले के जिला कलेक्टर है रुक्मणी सियाग साहब, और इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस पुरस्कार जीता है। लोक देवता अमराजी भगत का पनोरमा किस जिले में बनेगा? यानी लोक देवता अमराजी भगत, उनका पनोरमा कौन से जिले में बनेगा? जयपुर में, जोधपुर में, अलवर में, चित्तौड़गढ़ में? तो इनका पनोरमा कहाँ पे बनेगा? चित्तौड़गढ़ में बनेगा। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ के साथ हमारा भी स्पेशल लगाव है क्योंकि हमारी कर्म भूमि रही है। और कहाँ पे बनेगा लोक देवता अमराजी भगत का पनोरमा? तो ये दौलतपुरा गांव में बनेगा। और दौलतपुरा गांव कहाँ पे है? तो बदेसर तहसील है ना, वहां पे है दौलतपुरा गांव। कहाँ पे? बदेसर में ही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देश का पहला राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार किसको मिला था? रमेश अरोड़ा, श्याम सुंदर, अवनी लेखरा या सुभाष चंद्र? तो इसका आंसर क्या होगा? देश का पहला राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार किसको मिला है? ये रमेश अरोड़ा साहब को मिला है। किसको मिला है? रमेश अरोड़ा साहब को देश का पहला राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार मिला है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हरि सिंह गोदारा का संबंध किस क्षेत्र से है? हरि सिंह जी गोदारा है ना, उनका संबंध कौन से क्षेत्र से है? पशु चिकित्सा, लेखन, सिनेमा या गायन? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पशु चिकित्सा। हरि सिंह जी गोदारा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है पशु चिकित्सक है। क्या है? पशु चिकित्सा से इनका संबंध है। और राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार में इनको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और ये है कहां से, हमसे ये पूछे तो ये है अपने सूरतगढ़ से। और सूरतगढ़ कहां पड़ता है? गंगानगर जिले में। तो हरि सिंह जी गोदारा पशु चिकित्सा से संबंधित है। इनको राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार में दूसरा स्थान मिला है। और ये सूरतगढ़ से संबंधित है। और सूरतगढ़ कहां से संबंधित है? गंगानगर से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 10 साल के बालक की मानसिक आयु 13 साल है। यानी बालक वैसे 10 साल है, लेकिन उनकी उसकी जो मानसिक आयु है वो 13 साल है। तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 115, 125, 150, 130? तो इसका आंसर क्या होगा? तो बालक 10 साल का है लेकिन बुद्धि लब्धि 100 मतलब उसकी 13 साल की है। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है कि मानसिक बुद्धि डिवाइड बाय मानसिक एज डिवाइड बाय जो वास्तविक एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 130। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सांवेगिक बुद्धि को मापने के लिए सांवेगिक लब्धि पद का
प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, यानी सांवेगिक बुद्धि को मापना है, इसके लिए सांवेगिक लब्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, गोल्डमैन, सेल्वी और मेयर, बारान या स्किनर। तो इसका आंसर क्या होगा, सेल्वी और मेयर साहब ने किया है। किसने किया है, सेल्वी और मेयर साहब ने किया है। एक बार इस प्रश्न को आपको अपनी बुक में भी देख लेना है, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। शिक्षण विधि और शिक्षण नीति में क्या अंतर होता है, प्रारूप का, सिद्धांत का, उद्देश्य का या पाठ्य पुस्तक का। तो शिक्षण विधि और शिक्षण नीति में क्या अंतर होता है, तो ये होता है उद्देश्य का अंतर होता है। किसका, उद्देश्य का। यानी जो शिक्षण विधि और शिक्षण नीति में जो फर्क होता है ना, वो उद्देश्य का फर्क होता है, यानी इसका उद्देश्य अलग होता है, उसका उद्देश्य अलग होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। जो संकेत अधिगम होते हैं उसके अंतर्गत क्या सीखा जाता है, पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण या मनोदैहिक। इसका आंसर हो जाएगा संकेत अधिगम के तहत हम क्या सीखते हैं, पारंपरिक अनुकूलन सीखते हैं, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। और रॉबर्ट गेने साहब है, रॉबर्ट गेने साहब, उन्होंने किताब लिखी है और किताब का नाम क्या है, कंडीशन ऑफ लर्निंग। यानी गेने साहब है, उन्होंने किताब लिखी है, किताब का नाम है कंडीशन ऑफ लर्निंग। क्या नाम है, कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये किताब किसकी है, रॉबर्ट गेरे, ठीक है, रॉबर्ट गेने, कंडीशन ऑफ लर्निंग, रॉबर्ट गेने साहब किताब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। जो व्यक्तित्व का शरीर रचना सिद्धांत है ना, उसके प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, फ्रायड, सेल्डन, केटल या क्रेशमर। तो इसका आंसर क्या होगा, व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं अपने सेल्डन साहब। कौन माने जाते हैं, सेल्डन साहब माने जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। ये परिभाषा किसने दी है, ड्रेवर ने, गिलफोर्ड ने, वुडवर्थ ने या अल्पोर्ट ने। तो ये परिभाषा किसने दी है, ये दी है अपने अल्पोर्ट साहब ने। क्या कहा है अल्पोर्ट साहब ने, अल्पोर्ट साहब ने कहा है कि व्यक्तित्व है ना, वो व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। किन गुणों का, मनोशारीरिक गुणों का कैसा संगठन है, गत्यात्मक संगठन है, जो क्या करते हैं, जो वातावरण के साथ उसका अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। यानी वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करते हैं, ये है ना। ये किसने कहा है, अल्पोर्ट साहब ने या अल्पोर्ट साहब ने कहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है, यानी गिलफोर्ड साहब ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके अर्थ में किया है, बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि और सृजनात्मकता दोनों या कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी जो सृजनात्मकता होता है ना, उसके संदर्भ में अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किया किसने, गिलफोर्ड ने। अगले प्रश्न में चलते हैं। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है, भागने की प्रवृत्ति, अशांत, ऊर्जावान व विध्वंसक, अवधान संबंधी विकार या अभिप्रेरणा का अभाव। तो अधिगम निर्योग्यता का अर्थ होता है अवधान संबंधी विकार। क्या होता है, अवधान संबंधी विकार। अवधान संबंधी विकार का तात्पर्य क्या होता है, कंसंट्रेशन में फेलियर, यानी कंसंट्रेशन में फेलियर होता है ना, वो क्या होता है, अधिगम निर्योग्यता होता है। यानी मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं और आपके माइंड में कुछ चीज अलग ही चल रहा है, अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो आप उस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका कंसंट्रेशन नहीं मेंटेन हो रहा है, तो वो है ना, वो अधिगम निर्योग्यता कहलाएगी। यानी मैं आपको कंसंट्रेशन करने में सफल नहीं हो पा रहा हूं, मतलब मेरी तरफ ध्यान देने में मैं वो एफर्ट नहीं दे पा रहा हूं ताकि आप मेरी तरफ ध्यान लगा सके, तो वो क्या कहलाएगी, वो अधिगम निर्योग्यता कहलाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक दौड़ते हुए सड़क पर गिर जाता है और गिर के क्या कहता है कि सड़क ने उसे धक्का दे दिया, है ना। ये निम्न में से किस विशेषता को दर्शाता है, आत्मकेंद्रण, एनिमिज्म, वस्तु स्थायित्व या फिर ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा, आत्मकेंद्रण। देखो एक बार फिर से समझना इसको, यानी बालक की अवस्था कैसे है, पूर्व संक्रियात्मक, दौड़ रहा है, सड़क पे गिर गया और गिर के क्या कहता है कि सड़क ने उसे धक्का दे दिया, है ना। तो ये आत्मकेंद्रण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, आत्मकेंद्रण को दर्शाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं और आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को त्याग दिया, फिर मन का त्याग कर दिया, फिर चेतना का त्याग कर दिया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये कथन किसका है, टर्मन को, स्किनर का, थॉर्नडाइक है, वुडवर्थ का, किसका है। तो ये कथन किसका है, ये कथन है ऑप्शन डी, वुडवर्थ का। किसका है, वुडवर्थ साहब ने कहा है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग कर दिया,
फिर मन का कर दिया, फिर चेतना का कर दिया, और आज जो मनोविज्ञान है ना वो व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये कथन वुडवर्ड साहब का। इस प्रकार हमने आज की वीडियो के 50 प्रश्न कर लिए हैं। इसका अगला पार्ट हम कल लेके आ ही जाएंगे, और उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को बताओ, उनके साथ शेयर करो, है ना। बाकी पढ़ते रहो, और इस बार आपको सेकंड ग्रेड टीचर बनके सफल होना ही है और बताना है कि आप क्यों ग्रेट हो।